हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीजीटी और पीजीटी के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये सारी की सारी वीडियो आप लोगों को इम्तिहान में बहुत ही मुफीद साबित होगी। जिन लोगों ने क्या है कि क्लासेस की वीडियो और प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है, वह डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की सहायता से देख सकता है। और जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया जा चुका है। वह डिस्क्रिप्शन में जाकर वह लिंक के माध्यम से वह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों को बार बार दोस्तों ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है वह जाके देख ले, उसमें सारी की सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई गई है और उसी को क्या है प्रैक्टिस सेट के तौर पर, और इसमें कुछ नए सवालात भी इंक्लूड किए गए हैं। ये सब के सब आप लोगों को इम्तिहान में बहुत ही मुफीद साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सवाल में बात करते हैं कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। दोस्तों को जो कि दास्तान बागो बहार में आज़ाद बख्त का किस्सा है, इस वजह से क्या है दास्तान से मुतालिक यहाँ पे सवालात लाए गए हैं। पूछा जा रहा है कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तवील नावल को दास्तान कहते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी होता है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दास्तान में माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर से मदद ली जाती है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दास्तान में वहदत तअस्सुर होता है। अब दोस्तों अगर गौर किया जाए कि दास्तान में क्या है कि वो सारी की चीज़ें बताई जाती है कि जो कि हमारे फ़ितरत के माफ़ौक होती है, जो फ़ितरत के ऊपर होती है, माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर जिसमें पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर वो होते हैं जैसे कि जो फ़ितरत के थोड़ा सा हट के होते हैं, जिसको जैसे कि क्या है कि परियाँ हैं, जिन हैं, दूसरी दुनिया है, उड़ने वाली परी है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है दास्तान में ही बताई जाती है। और लेकिन अगर हकीकत निगारी की बात किया जाए तो अफसाना में क्या हकीकत निगारी होती है। जैसे कि राजेंद्र सिंह बेदी ने तक़सीम हिंद के मुतालिक अफसाना लाजवंती लिखा, और फिर उसके बाद क्या है कि जहद आज़ादी अगर देखा जाए जिनके अफसानों में ज़्यादा मिलता है तो वो मुंशी प्रेमचंद हैं। और मुंशी प्रेमचंद के नावलों में क्या है कि सबसे पहले देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। तो चाहे वह अफसाना हो, उसमें क्या है कि उसमें हकीकत निगारी से बात की जाती है, लेकिन जो दास्तान में होते हैं उसमें हकीकत निगारी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे कि जिन है, परी है, परलोक है, दूसरी दुनिया है, फिर उसके बाद क्या है कि परियों का देश है, परिस्तान है। ये सब के सब क्या है कि दास्तान के अंदर बताई जाती है, बयान किया जाता है। तो ये सब के सब क्या है माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर है। क्या है माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर, वो अनासिर वो उनसुर जो फ़ितरत के ऊपर हो, जो फ़ितरत के ऊपर जिसको क्या है कि जहन कबूल ना करे, लेकिन सुनने में और उसको पढ़ने में क्या है कि लुत्फ़ हासिल हो। तो दास्तान में माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर की मदद ली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो चौथे ऑप्शन में है कि दास्तान में वहदत तअस्सुर पाया जाता है। यहाँ पे अगर दास्तान हटाकर क्या है कि अफसाना में क्या है कि ये अफसाना में क्या है कि वहदत तअस्सुर पाया जाता है। और ख़ास कर क्या है कि मुख्तसर अफसानों में क्या है वहदत तअस्सुर पाया जाता है। ये भी क्या सवालात पूछे जा चुके हैं कि क्या है कि दर्ज झेल में मुख्तसर अफसाना या अफसाना की खसूसियत कौन सी है। तो क्या है कि वहदत तअस्सुर किस में पाया जाता है, ये अफसाना में पाया जाता है। किस में, अफसाना में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दास्तान के बारे में बयान दुरुस्त है वह है ऑप्शन नंबर 3 कि दास्तान में माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर से मदद ली जाती है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों क्या कि शेर शोर अंगेज़, मैंने आप लोगों को क्या है कि ज़बानी तौर पे ये इसकी तशरीह भी की थी। शेर शोर अंगेज़ जो कि क्या है कि मीर तक़ी मीर के जो दीवाने मीर तक़ी मीर या मीर तक़ी मीर के मजमूए कलाम की जो शरह है, शेर शोर अंगेज़ क्या है कि ये किस शायर के कलाम की शरह है। सॉरी, बता ही दिया पहले। तो क्या है कि क्या ये सौदा के मीर तक़ी मीर की है, और इसको लिखने वाले कौन है, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी है, जिनके बदले में इनको क्या है सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। तो शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है, वो क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 मीर तक़ी मीर के, मीर तक़ी मीर के। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है।
उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी का बहुत ही मशहूर कौल क्या है कि उर्दू शायरी मादरी ज़बान है, शायरी क्या है? मादरी ज़बान है। और गज़ल क्या है कि यह उर्दू शायरी की आबरू है। फिर उसके बाद तीसरा कौल जो रशीद अहमद सिद्दीकी का है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है। ये सारे के सारे कौल किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। यहाँ पे उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है पूछा जा रहा है। क्या कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, जोश मलिहाबादी ने कहा है, मौलाना हाली ने कहा है, या मौलाना आज़ाद ने कहा है? तो दोस्तों उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी कहने वाले कौन हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। उर्दू गज़ल को किसने बेवक्त की रागनी कहा? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। और दोस्तों क्या है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या है कि गज़ल को जो बयान होते हैं उस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तनक़ीद की। जो ज़बान व बयान होती है गज़ल की उस पर बहुत ज़्यादा तनक़ीद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की है। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि गज़ल को तनक़ीदी नज़र से किस मैदान को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने देखा है? तो वह ज़बान व बयान की हैसियत से। ठीक, उन्होंने क्या है कि गज़ल को बेवक्त की रागनी का है किसके रूप में? ज़बान व बयान की हैसियत से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि जोगिन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? क्या मसनवी सहरुल बयान में मिलता है, गुलज़ार नसीम में मिलता है, फूलबन में मिलता है, या गुलशन इश्क में मिलता है? अगर दोस्तों आप लोगों को याद होगा क्या है सहरुल बयान का वो किस्सा, वो खुलासा कि जिसमें जब बेनज़ीर को माहरुख परी क्या है कि बदर मुनीर और बेनज़ीर के मिलने की खबर माहरुख परी को मिलती है तो बेनज़ीर को कैद करा देती है। और बदर मुनीर की हालत देखकर बदर मुनीर की क्या है कि सहेली और वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा जब बेनज़ीर को तलाश करने निकलती है तो कौन सा भेष बनाकर निकलती है? जोगन का भेष बनाकर निकलती है। कौन सा भेष बनाकर निकलती है? जोगन का भेष बनाकर निकलती है। तो ये क्या है कि जोगन का किरदार किस मसनवी में है? सहरुल बयान में है। किसमें है? सहरुल बयान में है। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि क्या है कि मसनवी सहरुल बयान में क्या है कि नजमुन्निसा बेनज़ीर को किस भेष में तलाश करने जाती है? तो वह क्या है? जोगन में। और क्या है कि जिनों के बादशाह का बेटा फ़िरोज़ शाह क्या है कि उस जोगन को देख कर उसकी बीन बजाने की शैली को देखकर क्या है कि उस पर आशिक हो जाता है और फिर उसके बाद वह अपने महल में लेकर जाता है, उसको अलग से मकाम देता है और किसी न किसी बहाने उसके बीन को सुनता है। आखिर में क्या है कि वह अपने जज्बात का इजहार भी कर देता है। और फिर उसके बाद क्या है कि नजमुन्निसा ने कहा कि तुम्हारे मुरादे बर आएगी, लेकिन पहले मेरी मुरादें पूरी करो। फिर उस वक्त क्या है कि बेनज़ीर का और बदर मुनीर का पूरा अहवाल सुनाती है। तो फिर उसके बाद क्या है कि फ़िरोज़ शाह ने क्या है कि देवों को और जिनों को मामूर किया किसको? बेनज़ीर को ढूंढने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि सहरुल बयान जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? तो वह सहरुल बयान में मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने किस अफसानवी मजमूए को आले अहमद सुरूर से मंसूब किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। सेम टू सेम क्या है कि आपके शामिल निसाब अफसानों से मुताल्लिक है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने किस अफसानवी मजमूए को आले अहमद सुरूर से मंसूब किया है? क्या दाना व दवाम जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। कोख जली ये भी क्या राजेंद्र सिंह बेदी का है। अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए क्या है कि ये राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी अफसानवी मजमुआ है। लेकिन क्या है राजेंद्र सिंह बेदी का वो कौन सा अफसानवी मजमुआ है जिसको उन्होंने क्या है आले अहमद सुरूर के नाम से मंसूब किया है? तो वह कौन सा है? अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो जो शाया हुआ 1965 में। जो शाया हुआ क्या है 1965 में। क्या है इसी को क्या है अपने दुख मुझे दे दो को राजेंद्र सिंह बेदी ने क्या है कि आले अहमद सुरूर की तरफ मंसूब किया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है पूछा है।
बार बार आप लोगों से कह रहे हैं दोस्तों, क्या प्लेलिस्ट में वो क्लासेस जाकर देख लिए जिसमें क्या किरदारों की पहचान भी बताई गई है। अगर उसको याद ना हो तो सिर्फ एक बार सुन भी लीजिएगा, तो वह सारे के सारे किरदार आप लोगों के जहन में रहेंगे। तो पूछा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान का मसनवी सहरुल बयान का कौन सा किरदार नहीं है? क्या बेनज़ीर है, बदर मुनीर है, महताब रुख है या नजमुन निसा है? तो दोस्तों क्या है कि बेनज़ीर, बदर मुनीर और नजमुन निसा, तो ये क्या है? तो ये मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं ही, लेकिन महताब रुख जो है ये मसनवी सहरुल बयान का किरदार नहीं है। बल्कि अगर यहाँ पे माहरुख होता, क्या होता? माहरुख होता, तो ये क्या है कि मसनवी सहरुल बयान का किरदार होता। मसनवी सहरुल बयान में जो सबसे फ़आल किरदार माना जाता है वह किसका? नजमुन निसा का किरदार माना जाता है, ठीक। और बेनज़ीर क्या है? हीरो है। और बदन मुनीर क्या है? ये मसनवी सहरुल बयान की हीरोइन है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी महताब रुख क्या है कि मसनवी सहरुल बयान का किरदार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान की जो तसनीफ़ की 1784 और 1785 ईस्वी में आसफुद्दौला के ज़माने में, क्या है कि अब ये पूछा जा रहा है कि मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी है? क्या बहर मुतदारिक में लिखी है, बहर मुतकारिब में लिखी है या मुसम्मन में लिखी है? मुसम्मन ही है, इसको सही कर लीजिएगा। मुसम्मन में लिखी है या हजज में लिखी है? क्या है? तो दोस्तों मसनवी सहरुल बयान जिस बहर में लिखी गई है वह क्या है? बहर मुतकारिब है। ये भी क्या है कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका सवाल है। ये वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि क्या है अदर स्टेट में पूछा जा चुका ये भी क्या है सवाल है। क्या है कि मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? बहर मुतकारिब में लिखी गई है। किसमें? बहर मुतकारिब में मसनवी सहरुल बयान लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें क्या है कि वहदत तासुर, जो कि अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि क्या है कि माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर जो होते हैं वह किसकी खुसूसियत होते हैं? वह दास्तान में पाए जाते हैं। जो कि लेकिन क्या है कि वहदत तासुर किस नसरी सिन्फ़ की नुमाया खुसूसियत है? क्या दास्तान का है, ड्रामा का है, नावल का है, मुख्तसर अफसाना का है? किसका है? मुख्तसर अफसाना की खुसूसियत क्या है? ये वहदत तासुर है। ड्रामा में जो अगर देखा जाए तो इसमें मकालमा निगारी पर बहुत जोर दिया जाता है। किस पे? मकालमा निगारी पर, ठीक। ड्रामा को क्या है कि स्टेज का मकालमा निगारी ही के उससे जाना जाता है। ये पूछता है कि ड्रामा में कौन सा जो सबसे क्या है पुरजोर होता है, तो वह कौन होता है? वह मकालमा निगारी होता है, ठीक। और यहाँ पे वहदत तासुर क्या है? ये मुख्तसर अफसाना की खुसूसियत है। मुख्तसर अफसाना की खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है दोस्तों कि किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती है? क्या राजेंद्र सिंह बेदी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मुंशी प्रेमचंद है या जोगेंद्र पाल हैं? तो दोस्तों क्या है कि मुंशी प्रेमचंद वो अदीब हैं कि जिनकी कहानियों में क्या है कि जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती है। इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, जो कि 1908 में शाया हुआ था। क्या 1908 में शाया हुआ था। इसको क्या है कि हुकूमत ने इस वजह से ही क्या है ज़ब्त कर लिया था कि इसमें उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी वह क्या है कि लोगों के अंदर क्या आज़ादी के जज्बात उभार रहे थे और आज़ादी की आग को क्या है कि जला रहे थे, ठीक। आग जला रहे थे या आज़ादी के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, मुतहर्रिक कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या है कि उसको ज़ब्त कर लिया गया था। और फिर उसके बाद क्या है हुकूमत की तरफ से मुंशी प्रेमचंद को ये क्या है कि लेटर मिला था कि आप कोई भी अफसाना लिखेंगे और उसको शाये करने से पहले क्या है कि उसको हुकूमत की तरफ से आपको अनुमति लेनी ज़रूरी होगी। तो किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती है? वो मुंशी प्रेमचंद की है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि मीर तक़ी मीर के शायरी के कुल कितने दीवान हैं? मीर तक़ी मीर के शायरी के कुल कितने दीवान हैं? क्या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो दोस्तों मीर तक़ी मीर के शायरी के कुल टोटल दीवान कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? टोटल दीवान 7 हैं। अगर ये पूछा जाए कि मीर तक़ी मीर के उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं तो वह कितने हैं? 6 हैं। और ये पूछा जाए कि मीर तक़ी मीर के
फ़ारसी शायरी के कितने दीवान हैं, तो वह 1 हैं। यानी 6 उर्दू दीवान हैं और एक क्या है कि फ़ारसी दीवान है, एक क्या है फ़ारसी दीवान है। तो इस एतबार से क्या है कि 6 और 1 7 दीवान मीर तक़ी मीर के हैं। कितने दीवान हैं? 7 दीवान मीर तक़ी मीर के हैं। 6 उर्दू में है और 6 उर्दू में और 1 फ़ारसी में। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि मीर तक़ी मीर के शायरी के कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान है। कितने दीवान है? 7 दीवान है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। इसमें कौन सा बयान दुरुस्त है? हमें हुस्न का मेयार ढूंढना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार मुकर्रर करना होगा, हमें खूबसूरती का मेयार बनाना होगा। दोस्तों ये जो कौल है ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। जब उन्होंने क्या है कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली सदारत लखनऊ में की थी, तो उसकी सदारत में ये जुमला कहा था। अब उसका सही बयान ढूंढना है कि उन्होंने हकीकतन क्या कहा था। तो दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद ने उस सदारत में कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। यहाँ पे रे रहेगा, लाम नहीं, हर में रे रहेगा। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सही सेंटेंस यही है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। क्या है कि अब वह ये किस में कहा था? तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में जो आयोजित की गई थी, उसकी सदारत में खुतबा देते हुए मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिंदानामा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है। मैंने आप लोगों से एक पूछा था कि फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूए के नाम बताइए, तो उसमें कुछ लोगों ने ही कमेंट किया है, और वह भी क्या है कि पूरे के पूरे 7 मजमूए के नाम नहीं है। मेरे पूछने का या आप लोगों के रिपीट करवाने का मकसद बस यही रहता है कि क्या है कि आप लोग जब रिपीट करेंगे तो वो अज़बर हो जाएगा, और फिर साथ साथ जब कभी भी उस तरीके के इम्तिहान में ऑप्शन मिलेंगे तो आप क्या है कि तुरंत उसको क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। और मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। तो दोस्तों क्या है कि उसको जो कहा जाए आप लोगों से, क्या है कि उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिम्मेदारी लेकर उसको कर दिया करिए। आप लोगों, मुझको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का भी क्या है कि अज़बर भी हो जाएगा। तो जिंदानामा का ताल्लुक़ किस अदब की किस सिन्फ से है? क्या शायरी से है, इंशाइया से है, नावल से है, या मुख्तसर अफसाना से है? तो दोस्तों जिंदानामा जो कि फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है, क्या है? शेरी मजमुआ है। शायरी के से ताल्लुक़ है इसका, क्या है? अदब के किस सिन्फ से ताल्लुक़ है इसका? शायरी से ताल्लुक़ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। अब ये क्या है कि सौदा की जो शामिल निसाब दीवाने सौदा से जो है उसका एक शेर है कि क्या है कि हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। मुंदरजा बाला शेर में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया है? क्या इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया, तशबीह का इस्तेमाल किया गया, तलमीह का इस्तेमाल किया गया है, या कनाया का इस्तेमाल किया गया है? तो दोस्तों अगर इस शेर को आप क्या है कि बगौर पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि क्या है कि किसका तस्करा है? मूसा का तस्करा है। क्या है कि मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। और जिस शेर में क्या है पुराने वाक़यात, अंबिया, इमाम, नबी वगैरह वगैरह का तस्करा किया जाए, पुराने वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात का तस्करा किया जाए, तो ऐसे अशआर में सनअत तलमीह का इस्तेमाल होता है। ऐसे अशआर में यानी उसको सनअत तलमीह कहा जाता है। तो इसमें क्या है, किसका तस्करा है? मूसा का तस्करा है। तो ये क्या है? सनअत तलमीह का इस्तेमाल किया गया इस शेर में। ठीक, तो क्या है कि हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोहे तूर का। ये किसका है? यह सनत, इसमें सनअत तलमीह का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? सनअत तलमीह का। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है कि पूछा जा रहा है कि रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला?
रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला? अहमद नदीम कासमी पर, अबुल कलाम आज़ाद पर, जोश मलिहाबादी पर, फैज़ अहमद फैज़ पर। तो क्या है कि रावलपिंडी साजिश का मुकदमा दोस्तों क्या है? फैज़ अहमद फैज़ पर चला था। क्या है कि हम जो तारीख राहों में मारे गए, किसकी मशहूर नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़ की है। इन्हीं पर क्या है कि रावलपिंडी साजिश का मुकदमा भी चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सवाल बन सकता है कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जिसकी पहले ही सत्र में क्या है कि उर्दू के इब्तिदा के मुतालिक उन्होंने ये नज़रिया दिया है कि इतनी बात तो हर कोई जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। कौन सी भाषा से निकली है? ब्रिज भाषा से निकली है। में मीर तकी मीर का जिक्र किस दौर में होता है? कि किस दौर में होता है? अब देखिए दोस्तों क्या है कि आब हयात क्या है कि आब हयात को मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कि है 5 अदवार में मुनक़सिम किया है। कितने अदवार में? 5 अदवार में मुनक़सिम किया है, 5 दौर में मुनक़सिम किया है। उसमें हर दौर में अलग अलग शायरों का, अलग अलग अदीबों का क्या है कि तज़किरा किया है, उनके कलाम की ख़ुसूसियत बताई गई है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि आब हयात में मीर तकी मीर का तज़किरा किस दौर में किया गया है? क्या दूसरे दौर में किया है, तीसरे दौर में किया है, चौथे दौर में किया है या 5वें दौर में किया है? तो आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर तकी मीर का जिक्र किस दौर में किया है? तीसरे दौर में किया है। कौन से दौर में? तीसरे दौर में किया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी उस दौर को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम लोगों के शामिल निसाब जितने भी शोरा हैं उनको भी शामिल किया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। हो सकता है कि ये पूछ दे कि क्या है कि गालिब का तस्करा किस दौर में किया है, हो सकता है ये पूछ दिया जाए कि सौदा का तस्करा किस दौर में किया है। तो इस वजह से क्या है कि आपको पढ़ना भी ज़रूरी होगा। बस एक नज़र कि आब हयात क्या है कि अदवार की तकसीम कितने दौर में इन्होंने मुनक़सिम किया है? आब हयात को 5 दौर में मुनक़सिम किया है। पहले दौर में वली औरंगाबादी और उनके हमअसरों का जिक्र है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या है कि जो आब हयात लिखा तो उसमें क्या है कि पहले दौर में इन्होंने वली औरंगाबादी और उनके हमअसरों का तज़किरा किया है। इसमें शाह मुबारक आबरू, शेख शरफुद्दीन, ममनून, मोहम्मद शाकिर नाजी, मोहम्मद अहसन ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, यकरंग वगैरह शामिल हैं। तो बस दोस्तों इसको एक नज़र देख लीजिएगा, जैसे शाह मुबारक, शेख शरफुद्दीन, ममनू, मोहम्मद शाकिर नाजी, मोहम्मद अहसन ग़ुलाम मुस्तफ़ा और खान ये यकरंग, ये क्या है पहले दौर में शामिल है। अब आब हयात के दूसरे दौर में कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है क्या है दूसरे दौर में? शाह हातिम है, सिराजुद्दीन अली ख़ां आरजू हैं, अशरफ अली ख़ां फ़ुग़ा हैं। ये क्या है कि 3 शाह हातिम 1, सिराजुद्दीन अली ख़ां आरजू 2, अशरफ अली ख़ां। दूसरे दौर में उन्होंने क्या है आब हयात में क्या है कि 3 अदीबों का तज़किरा किया है। तीसरे दौर में इस किताब में बुनियादी अहमियत हासिल है। तीसरे दौर के इस किताब में बुनियादी हैसियत हासिल है आब हयात के तीसरे दौर को। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि आब हयात के कौन से दौर को क्या बुनियादी अहमियत हासिल है, तो वह तीसरे दौर को। इसमें इस बाब में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मिर्ज़ा अब्दुल हई ताबा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर ज़ाहिक, ख्वाजा मीर दर्द, सैयद मोहम्मद मीर सोज़ और मीर तकी मीर शामिल है। देखिए सौदा भी शामिल हैं, हमारे शामिल निसाब हैं, और फिर उसके बाद क्या है मीर तकी मीर है। हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि क्या है कि आब हयात में किस दौर में सौदा का जिक्र है, तो वह क्या है तीसरे दौर में है। तीसरे दौर में मीर तकी मीर का किस में है? तीसरे दौर में, जो कि अभी सवाल भी पूछा गया था। चौथे दौर में दोस्तों क्या है कि शेख कलंदर बख्श जुरात, मीर हसन, सैयद इंशाउल्लाह ख़ान इंशा और शेख ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी शामिल हैं। क्या है कि आब हयात के चौथे दौर में। ठीक,
आब हयात के 5वें दौर में दोस्तों किसका किसका बयान है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी क्या है कि 2-3 ऐसे शोरा हैं कि जो कि क्या है कि शामिल निसाब हैं। 5वें दौर में जैसे कि शेख इमाम बख्श नासिख हैं, मीर मुस्तहसन खलीक हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, शाह नसीर हैं, मोमिन ख़ान मोमिन जो कि शामिल निसाब भी हैं, शेख इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्ला ख़ान गालिब, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस शामिल हैं। अब देखिए कि क्या है कि क्या है कि असदुल्ला ख़ान गालिब भी शामिल हैं और मोमिन ख़ान मोमिन है। बस क्या है कि तीसरा दौर और 5वां दौर शामिल निसाब शायर शामिल है। मोमिन ख़ान मोमिन और असदुल्ला ख़ान गालिब क्या है कि 5वें दौर में शामिल हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि सौदा और मीर तकी मीर क्या है कि ये आब हयात के क्या है तीसरे दौर में शामिल है। और आब हयात का तीसरा दौर जो होता है वह क्या है कि वह बुनियादी अहमियत का हामिल भी है। तो ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। और दूसरा तरीका इसको पढ़ने का ये है कि पुराने ज़माने से उठाइएगा, जैसे कि वली दक्कनी से उठाइएगा, सिराज औरंगाबादी जो कि पहले दौर में है, तो इस तरीके से सिराज औरंगाबादी क्या दूसरे दौर में है। तो इस तरीके से जो पुराने शोरा हैं उनको क्या पहले दौर में लिखा, उसके बाद वाले को दूसरे दौर में, उसके बाद वाले को तीसरे दौर में, फिर उसके बाद वाले को चौथे। इस तरीके से क्या है कि उन्होंने तारीख़ी एतबार से भी क्या है कि इसको तारीख़ी एतबार से सेट किया गया है। ठीक, तो क्या है कि मोमिन ख़ान मोमिन और असदुल्ला ख़ान गालिब क्या है कि ये 5वें दौर में है। अगले सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या है कि ज़बान में खुजली होना, ज़बान में खुजली होना। अगर आप क्या है कि हमारे शामिल निसाब में मुहावरा भी है और ज़िद भी है, मुहावरा भी है और ज़िद भी है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो मुहावरे हैं उसको भी क्या है कि हम लोग क्या है कि इसी प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखा जाएगा। और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा क्या है कि ज़िद क्या है, इसकी ज़िद, तो उसको भी क्या है कि आप लोगों के सामने क्या पेश किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि ज़बान में खुजली होना, मुहावरे का मफ़हूम क्या है। ज़बान में ख़ारिश होना, ज़बान में ऐठन होना, लड़ने को आमादा होना, इनमें से कोई नहीं। तो ज़बान में खुजली होने का मतलब होता है दोस्तों क्या है, लड़ने को आमादा होना, यानी ज़बान दराजी करने को आमादा होना, किसी से बहस करने के लिए आमादा होने ही को क्या बोला जाता है, ज़बान में खुजली होना बोला जाता है। ठीक, ज़बान में खुजली होने का मतलब क्या होता है, लड़ने के लिए आमादा होता है। जैसे कि उसको क्या है कि खालिद को अहमद से क्या है कि अहमद से क्या, खालिद को अहमद के लिए ज़बान में खुजली हो रही है, यानी वो उसके लिए बहस करने के लिए तैयार हो रहा है। उसको क्या है कि गाली गलौज करने के लिए या अपशब्द यूज़ करने के लिए क्या कर रहा है, वो तैयार हो रहा है। तो क्या है, लड़ने को आमादा होना, ज़बान में खुजली होने का मतलब। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी किस्म है, ये सब के सब क्या है कि इसमें आम की किस्में हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा, इसमें कैफियत या इसमें आला। अब दोस्तों ख्याल करिए कि सेहत और बचपन ये किसी की कैफियत को बता रहा है। क्या कर रहा है, किसी की कैफियत को बता रहा है। जब किसी ज़र्फ़ के बारे में बात किया जाता है तो उसको इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। जैसे कि कोई बर्तन है तो वह ज़र्फ़ है, क्या है इसमें, जैसे एक गिलास में दूध है, तो क्या है कि जो दूध है वह क्या है, मज़रूफ़ है, लेकिन जो गिलास है वह क्या है, ज़र्फ़ है। गिलास क्या है, ज़र्फ़ है, और क्या है कि दूध क्या है, मज़रूब है। तो इसमें ज़र्फ़ क्या होता है, जो किसी चीज़ को रखने का आला होता है, जो किसी चीज़ को रखने की चीज़ें होती है तो उसको ज़र्फ़ बोला जाता है। इसमें जमा वो होता है कि जैसे कि क्या है कि जो बतौर जमा इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ़ौज क्या है, इसमें जमा है। फ़ौज की कोई भी जमा नहीं होती, लेकिन क्या बतौर जमा ही इस्तेमाल होता है। फ़ौज हुआ, लश्कर हुआ, गुरोह हुआ। अब गुरोहों में नहीं कहा, जैसे गुरोह में खुद ही लोग इकट्ठा होते हैं, फ़ौज में तो खुद ही लोग एक से ज़्यादा होते हैं। 2 से ज़्यादा लोगों को जमा कहा जाता है, 2 को क्या तस्निया कहा जाता है, 1 को वाहिद कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको जमा बोला जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जो जमा के लिए ही बोला ही जाता है। फ़ौज,
क्या है कि ये इसमें जमा है, फ़ौज क्या है, इसमें जमा है। कैफियत जो किसी इसम की कैफियत को बताए, जो किसी इसम की कैफियत को बताए, जैसे कि सेहत, यानी उसकी सेहत अच्छी है। बचपन, ये बचपन का आलम है, जवानी का आलम है, बुढ़ापे का आलम है। तो ये क्या है, कैफियत को बताता है। सो तो ये क्या है, इसमें कैफियत है। इसमें आला यानी किसी चीज़ को करने का वो औजार, इसमें आला कहलाता है। इसमें आला का, जैसे कि मारने का आला क्या है, छड़ी है। मारने का आला क्या है, छड़ी है। तो इस तरीके से जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं तो उसको उसका आला बोला जाता है। तो ये ठीक, तो इसमें आला जो किसी, जैसे कि छड़ी, ये इसमें आला है। और जैसे कि चाकू, इसमें आला है। ठीक, इसमें कैफियत, सेहत और बचपन क्या है कि ये इसमें आम की कौन सी किस्म है, इसमें कैफियत की है। इसमें कैफियत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल दो बेत की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है। गालिब की नहीं है। महर नीमरोज़, दस्तंबू, शीश आहंग, काते बुरहान। अब आप लोग पहचानिए कि इसमें कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है। देखिए दोस्तों, महर नीमरोज़ ये तो गालिब की है। दस्तंबू ये भी क्या है कि गालिब का है। और दस्तंबू क्या है, एक रिसाला है कि जिसमें उन्होंने 15 महीनों का जिक्र किया, जो कि क्लास में आप लोगों को डिटेल इसका बताया जा चुका है। ये शीश आहंग ये क्या है, गालिब की तसनीफ़ नहीं है। काते बुरहान भी क्या है कि ये लुगत की तशरीह है। तो ठीक, जो क्या है कि इस तरीके से क्या है कि मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है, तो वह क्या है, शीश आहंग क्या है, ये सर सैयद अहमद ख़ान गालिब की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि झैल के किस शायर का आबाई पेशा तिब था और उसे तिब के अलावा नुजूम, रियाज़ी, मौसीकी और शतरंज में भी कमाल हासिल था। अब इसमें से कौन सा ऐसा शायर है कि जिसका आबाई पेशा क्या था, तबाबत या तिब था, और उसके उसे तिब के अलावा रियाजी में भी महारत हासिल थी, क्या है कि नजूम में भी, मौसीकी में, और क्या है कि शतरंज खेल में भी महारत हासिल थी। क्या शाह हातिम थे, मोमिन खान मोमिन थे, ख्वाजा मीर दर्द थे, या ज़ौक़ थे। तो दोस्तों क्या है कि वो शायर जो कि क्या है कि जिनका आबाई पेशा क्या था, तबाबत था, और उनको क्या है कि नजूमी, रियाजी, मौसीकी और शतरंज में भी कमाल हासिल था, वो कौन थे, मोमिन खान मोमिन थे। कौन थे, मोमिन खान मोमिन थे, जिनकी पैदाइश क्या है कि 1800 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और जिनकी वफ़ात क्या है कि 1852 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, इनका इंतकाल दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या है कि ये गालिब के हमअस्र भी थे। क्या थे, गालिब के हमअस्र माने जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा मोमिन खान मोमिन सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों की दर्जा झैल में किस शायर की मौत कोठे से गिरने की वजह से होती है। कौन से शायर की मौत कोठे से गिरने की वजह से होती है, क्या खान आरजू, मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, या ख्वाजा मीर दर्द। तो दोस्तों क्या है कि मोमिन खान मोमिन ही वो शायर हैं जिनकी मौत क्या है कि कोठे से गिरने की वजह से होती है। कोठे से गिरने की वजह से क्या है, मोमिन खान मोमिन की मौत होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है, ये भी बहुत मशहूर क्या है कि ये सबको पता होगा, और क्या वैसे तो बहुत से सवालात आप लोगों को पता होंगे, ये तो ज़बान से निकल गया, उसके लिए माज़रत ख़्वाह है कि क्या है कि शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया है। शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया था, क्या मजाज ने इस्तेमाल किया था, अली सरदार जाफरी ने इस्तेमाल किया था, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इस्तेमाल किया था, या अल्लामा इक़बाल ने इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल करने वाला शायर कौन था, वह अल्लामा इक़बाल थे। कौन थे, अल्लामा इक़बाल ने क्या है कि शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है दोस्तों कि क्या है कि अभी जो मैंने आप लोगों से बताया था ज़बानी तौर पे कि अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, क्या मलिक राज आनंद ने की थी, मौलवी अब्दुल हक ने की थी, प्रेमचंद ने की थी, या सज्जाद ज़हीर ने की थी। तो दोस्तों क्या है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस जो कि लखनऊ में हुई थी, इसकी सदारत करने वाले कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। उसी खुतबे में ये कहा था
कि क्या है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो इस क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है, वह क्या है कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि एक तज़हीक़े रोज़गार का शायर कौन है। तज़हीक़े रोज़गार का शायर कौन है? क्या जुराअत है, ज़ौक़ है, ज़टली है या सौदा है? अगर आप लोगों ने क्या है कि क्वेश्चन क्लासेस देखे होंगे मोहम्मद रफ़ी सौदा के, तो उनमें क्या है कि एक घोड़े की हिज्व में उन्होंने क्या है कि तज़हीक़े रोज़गार नामी एक कसीदा कहा है। तो ये क्या है कि सौदा का है। क्या है? तज़हीक़े रोज़गार क्या है? सौदा का लिखा हुआ कसीदा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है कि क्या है कि सिलसिले रोज़ो शब नक्शगर हादिसात यह मिसरा किस की नज़्म से लिया गया है? सिलसिले रोज़ो शब नक्शगर हादिसात यह मिसरा किसकी नज़्म से लिया गया? कौन सी नज़्म से लिया गया? क्या ज़ौक़ व शौक़ से लिया गया है, खिज़्र राह से लिया गया है, शुआए उम्मीद से लिया गया है या मस्जिद क़र्तबा से लिया गया है? चार की चारों नज़्में किसकी है? अल्लामा इक़बाल की है। लेकिन क्या है कि सिलसिले रोज़ो शब नक्शगर हादिसात ये किस नज़्म से लिया गया है? तो दोस्तों वह क्या है कि शामिल निसाब जो नज़्म है मस्जिद इसी नज़्म का एक मिसरा है, जिसमें क्या है कि टोटल 8 बंद हैं। मस्जिद क़र्तबा में कितने बंद हैं? 8 बंद हैं, जो कि लिखी गई कब? 1933 ईस्वी में लिखी गई। और ये क्या है कि अल्लामा इक़बाल के दूसरे मजमूए बाल जिब्रील में शामिल है। अल्लामा इक़बाल के दूसरे मजमूए बाल जिब्रील में शामिल है। उसी नज़्म का एक मिसरा है सिलसिले रोज़ो शब नक्शगर हादिसात। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या है कि फ़लसफ़े कलाम गालिब तसनीफ़ के तख्लीक़कार हैं। कौन है? शौकत सब्ज़वारी हैं, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, अब्दुल हक़ हैं या खलीफा अब्दुल हकीम है? तो दोस्तों क्या है कि फ़लसफ़े कलाम गालिब जिन्होंने तसनीफ़ किया है उनका नाम क्या है कि शौकत सब्ज़वारी है। कौन है? शौकत सब्ज़वारी हैं। और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या है कि गालिब के मुतालिक क्या है यादगार गालिब उनकी सवानें लिखी है। और उसी यादगार गालिब में उन्होंने क्या है कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ का है। क्या कहा है? हैवाने ज़रीफ़ का है। तो फ़लसफ़े कलाम गालिब किसकी है? शौकत सब्ज़वारी की। और महासिने कलाम गालिब ये भी क्या है कि गालिब के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, उसको क्या है अब्दुल रहमान बिजनौरी ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान बिजनौरी ने लिखा है महासिने कलाम गालिब को। और फ़लसफ़े कलाम गालिब को किसने लिखा है? शौकत सब्ज़वारी ने लिखा है। शौकत सब्ज़वारी ने लिखा है। ठीक, और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगार गालिब है। ठीक, अगले सवाल में है दोस्तों क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं ये शेर किसका है। पूछा है कि लिखते रहे जुनू की है हिकायत खू चुका हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। ये किसका शेर है? ये किसका शेर है? अब ऑप्शन में दे रहा है क्या कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है, मजरू सुल्तानपुरी का है या सरदार जाफरी का है? तो दोस्तों वो शेर किसका है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। किसका है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, अगले सवाल जो कि ये आखिरी नहीं, अभी एक आध दो सवाल है, उस पर भी बात कर लिया जाएगा। दर हिज्व नाअहल मुसम्मा बे ज़बान ज़द आलम मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? तो दोस्तों इसके मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? मीर तक़ी मीर है। कौन है? मीर तक़ी मीर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, अगले सवाल में है दोस्तों कि गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की? क्या मोहम्मद इकराम ने की, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की, इमदाद इमाम असर ने की या अब्दुल लतीफ़ ने की? तो दोस्तों गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद करने वाले कौन हैं? इमदाद इमाम असर हैं। कौन है? इमदाद इमाम असर वो हैं जिन्होंने क्या है गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक,
अगले सवाल में जो कि ये हमारा आखिरी को सवाल है, और इसके बाद क्या है कि 2-4 लाइन का थोड़ा सा उसकी वजाहत है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि मीर तकी मीर का तहरीर करदा तज़किरा नुकातुश शोरा, जो कि क्या है कि उर्दू शोरा का सबसे पहला तज़किरा भी माना जाता है, जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा गया था। 1922 में किसके मुकदमे के साथ शाया हुआ था? क्या मौलवी हबीबुर रहमान शेरवानी के मुकदमे के साथ, या मौलवी अब्दुल हक के मुकदमे के साथ, या प्रोफेसर महमूद इलाही के मुकदमे के साथ, या शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के मुकदमे के साथ? दोस्तों क्या है कि अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से तज़किरा नुकातुश शोरा 1922 में मौलवी हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के मुकदमे के साथ शाया हुआ था। किस सन में? 1922 में। 1922 में। किस सन में? 1922 में। किसके मुकदमे के साथ? मौलवी हबीबुर रहमान शेरवानी के साथ। फिर अंजुमन तरक्की उर्दू ही की जानिब से मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा दोबारा शाया हुआ 1935 में। कब शाया हुआ? 1935 में। ये किसके मुकदमे के साथ था? मौलवी अब्दुल हक के मुकदमे के साथ था। मौलवी अब्दुल हक के मुकदमे के साथ था। तीसरी बार मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा 1972 ईस्वी में शाया हुआ। कब? 1972 ईस्वी में, जो कि अभी यहाँ पे पढ़ लिया जाए उसको और ज़्यादा क्लियर होगा कि तज़किरा नुकातुश शोरा की पहली अशात 1922 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के मुकदमे के साथ शाया हुआ। बाद में 1935 में मौलवी अब्दुल हक के मुकदमे के साथ अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से दोबारा शाया हुआ। इसकी तीसरी अशात 1972 ईस्वी में प्रोफेसर महमूद इलाही के मुकदमे के साथ अशात हुई, जिनके पास क्या है कि इस तसनीफ़ का एक कलमी नुस्खा था, जिसकी किताबत क्या है 1178 हिजरी सूरत में हुई थी। प्रोफेसर महमूद इलाही के पास क्या है कि एक कलमी नुस्खा था, किसका? नुकातुश शोरा का, जो कि क्या है कि जिसकी किताबत जो हुई थी वह 1178 हिजरी में सूरत में हुई थी, और प्रोफेसर महमूद इलाही के मुकदमे के साथ 1972 ईस्वी में शाया हुआ था। तो दोस्तों क्या है कि पहली बार नुकातुश शोरा किस सन में शाया हुआ? 1922 में। किसके मुकदमे के साथ? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के मुकदमे के साथ। दूसरी बार नुकातुश शोरा कब शाया हुआ? 1935 ईस्वी में। किसके मुकदमे के साथ? मौलवी अब्दुल हक के मुकदमे के साथ। तीसरी बार क्या है कि नुकातुश शोरा कब शाया हुआ? 1972 ईस्वी में। किसके मुकदमे के साथ? प्रोफेसर महमूद इलाही के मुकदमे के साथ शाया हुआ था। तो दोस्तों क्या है कि यहीं तक आज का सेशन ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि अपने दोस्तों को भी क्या है कि जुड़ने का मशवरा दें। आप लोग खुद वाकिफ़ होंगे कि ये सारे के सारे सवालात जो हैं आप लोगों के शामिल निसाब, उदबा शोरा और अफसाना निगार, मसनवी निगार, दास्तान निगार के ऊपर रहता है। तो ये सब के सब क्या है कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को क्या है कि बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग क्या है कि अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। और दोस्तों क्या है कि यूपी में जैसे कि क्या है कि जीआईसी का LT ग्रेड का फॉर्म आ चुका है, उसको भी क्या है कि आप लोग ज़रूर फॉर्म भरें। और फिर उसके बाद क्या है कि राजस्थान में TGT PGT दोनों का फॉर्म आया हुआ है, उसका भी फॉर्म अप्लाई करें। इंशाल्लाह क्या है कि सारी की सारी वीडियोज़ आप लोगों को जिसका भी टाइम मिलेगा, चाहे वह LT ग्रेड का हो, जीआईसी का हो, झारखंड का हो, इतने सारे फॉर्म क्या है कि उर्दू में मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कि बैक वक्त क्या है कि झारखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, यूपी में 2-2 वैकेंसी, फिर क्या है कि राजस्थान में 2-2 वैकेंसी। तो इन सब वैकेंसीज़ में से अगर आपकी एक सीट
पक्की हो जाएगी तो क्या है कि आपका मुस्तकबिल इंशाल्लाह संवर जाएगा। तो ठीक, तो क्या है कि उन सबों की वीडियो क्या है कि जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा आप लोगों को क्या है कि वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो क्या है कि उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, और क्या है कि क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में और फिर प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि आप लोग अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।